बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा तरीन सियासतदान नवाज शरीफ को एक बार फिर झाड़ पूंछ कर अवाम के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा किया जा रहा है बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ। आज एक बार फिर काफी लंबे अरसे बाद नवाज शरीफ को रीलॉन्च करने की कोशिश की गई और उनकी इस रीलॉन्च के लिए बाकायदा तौर पर मंसूबाबंदी की गई। उससे पहले मार्केट में क्या क्या खबरें मीडिया के जरिए छोड़ी गई, उनमें किस हद तक सदाकत थी और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अहम तरीन मामले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और DGISPR का जवाब क्या बनता है, रद्द अमल क्या आना चाहिए इन दोनों अहम तरीन इदारों की जानिब से, इस पर भी बात होगी। और फिर आपको यह बताएंगे कि आसिफ जरदारी, जो कि इमरान खान की हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से घर भिजवाने के सारे मामले के पीछे बैकग्राउंड में एक्टिव रहे, उनके गुज़श्ता चंद हफ्तों से पस मंजर से गायब रहने की वजूहात क्या थी, क्या वो वाकई बीमार थे और अब बीमारी के बाद उनका नया टास्क, बीमारी से सेहत याब होने के बाद उनका नया टास्क क्या है, वो भी आपको बताएंगे। मरियम नवाज की चोरी एक बार फिर पकड़ी गई और बाकायदा तौर पर इस चोरी को टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया, कैसे क्यों, तफसीलात के साथ वो भी आपके सामने रखेंगे। मामला शुरू कर रहते हैं जनाब कि आज लंबे अरसे बाद एक बार फिर नवाज शरीफ को पाकिस्तानी टीवी, पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के ऊपर मासूम और बेगुनाह बनाकर पेश करने के लिए उनकी दोबारा रीलॉन्चिंग की गई। इसका बैकग्राउंड कुछ यूं है कि जनाब इस मामले का आगाज, जो कि नवाज शरीफ को NRO दिया गया, इस मामले का आगाज उस दिन से हुआ जब नवाज शरीफ को तैयारे में बैठाकर यहां से लंदन भिजवा दिया गया एक ऐसे स्टाम्प पेपर के ऊपर जो कि शहबाज शरीफ की जानिब से साइन हुआ और उसके बाद पाकिस्तानी अदालतों, पाकिस्तानी अदलिया ने उनको पूछा तक नहीं। और उसके बाद फिर इमरान खान की हुकूमत जिस तरह से गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से घर भिजवाई गई, फिर उसके बाद गुज़श्ता 6 माह में शरीफ माफिया को और पाकिस्तान के अंदर मौजूद दीगर माफियाज को जिस तरह से उनकी सहूलतकारी की गई, पाकिस्तानी इदारों के अंदर मौजूद शरीफी सरमायाकारी की मदद से, और जिस तरह से बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफियों ने इन तमाम तर मामलात के ऊपर फैसिलिटेटर्स का किरदार अदा किया, इसकी तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो से पहले भी हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बताते रहे हैं। पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 बरसों की तारीख हमें यह बताती है कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने में पाकिस्तान के दो अहम तरीन इदारों, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का अहम तरीन किरदार अदा जो है उन्होंने किया। और यह बात भी बिल्कुल इसमें कोई राज नहीं, अज़र मिनल शम्स है कि इमरान खान की हुकूमत जब घर भिजवाई गई तो इमरान खान के सख्त तरीन नाकदीन, इमरान खान के सख्त तरीन मुखालिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर इमरान खान के नाकदीन ने भी यह कहा कि इमरान खान को घर भिजवाने में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ने अपना किरदार अदा नहीं किया, बल्कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का भी इमरान खान को घर भिजवाने में अहम तरीन किरदार था। मामला क्या था दोस्तों, अब नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या डील होने जा रही है, जो तफसीलात हम तक पहुंची हैं आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से ये चाहती रही है, माजी में ये मिसालें मौजूद हैं, 70 की दहाई हो या 90 की दहाई हो, कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासतदान इतनी मकबूलियत ना हासिल कर ले, इतनी ज़्यादा नशिस्तें ना हासिल कर ले, 2/3 अक्सरियत तक ना जा पहुँचे कि उसके बाद जो है वो तमाम तर जो मुल्की मामलात हैं वो इसके इख्तियार में आ जाएं। और कुछ अहम तरीन इदारे पाकिस्तान के अंदर जो कई मामलात के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं, गुज़श्ता 75 बरसों से भी कहीं मामलात उनके हाथ से निकल ना जाएं। इमरान खान का मामला माजी के दीगर दोनों केसेस से इसलिए मुख्तलिफ है कि चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या चाहे नवाज शरीफ, दोनों इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर उन सियासतदानों के खिलाफ उन्हें लॉन्च किया गया जिनकी अवाम के अंदर मकबूलियत थी। जैसा कि शेख मुजीबुर रहमान के मुकाबले में जुल्फी भुट्टो को लॉन्च किया गया, नवाज शरीफ को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में लॉन्च किया गया, उन दोनों को इक़्तिदार में आने से रोका गया और जुल्फी भुट्टो और नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया गया। और उसके बाद नवाज शरीफ और जुल्फी भुट्टो ने जब अपने पर फैलाना शुरू किए तो उनके पर काट दिए गए। लेकिन इमरान खान का मामला कुछ और है। इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर तकरीबन 26 बरस की
माफ़ कीजिएगा 22 बरस की तवील तरीन जो उनकी सियासी जदोजहद थी, उसके नतीजे में इमरान खान इक़्तिदार में आए। अब तो गोया उन्हें इक़्तिदार में आए हुए 26 जो है वो पाकिस्तानी सियासत में आए हुए उन्हें तकरीबन 26 बरस हो गए। 1996 से वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर हैं। लेकिन मामला कुछ यूँ है जनाब कि अगर ये देखा जाए कि 2018 में जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्हें सियासी जद्दोजहद करते हुए 18 और 4 22 बरस गुजर चुके थे। अपने बलबूते पर उन्होंने ये तमाम तर कामयाबियाँ हासिल की और कोई चारा नहीं था इस्टेब्लिशमेंट के पास कि इमरान खान के पीछे पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब इस हुकूमत के पीछे खड़ी हो जाती। लेकिन जब उन्हें यह बात महसूस हुई, क्योंकि कम से कम हमारी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक इमरान खान को महदूद करने की 2018 के इलेक्शन में पूरी कोशिश की गई थी और इमरान खान जो कि सिंपल मेजॉरिटी की जानिब बढ़ रहे थे, रात गए जब आरटीएस बैठा तो इमरान खान की नशिस्तें कम हो गई और कुछ ऐसी जो थी पॉलिटिकल पार्टीज उनको साथ मिलाकर इमरान खान को हुकूमत बनाना पड़ी जो हमेशा से रावलपिंडी की तरफ देखती हैं। और उसके बाद जब मामलात इमरान खान के चौथे बरस में इस तरफ को जाते हुए नजर आने लगे कि इमरान खान ने जिस तरह से डिलीवर किया, पाकिस्तानी इकानमी जिस लिहाज से तरक्की कर रही थी और जिस लिहाज से इमरान खान के मुस्तकबिल के प्लान थे कि अमेरिका और IMF के चुंगल से निकालकर पाकिस्तान को खुद मुख्तारी की राह पर डाला जाएगा और पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की इकानमी है वो एड की बजाय ट्रेड के ऊपर उसका दारोमदार होगा। एन उसी वक्त पर जब यह महसूस किया गया कि इमरान खान अगले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं, तो फिर उनकी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी प्लेयर्स के इशारे पर अंदरूनी अनासर ने भी साजिश की और इमरान खान को घर भिजवा दिया गया। और यही वो वक्त था कि जब जो डील पहले से नवाज शरीफ के साथ चल रही थी उस डील को आगे बढ़ाया गया, जिसके नतीजे में ना सिर्फ मरियम नवाज के ऊपर केसेस खत्म हो गए, जिसके नतीजे में इसहाक डार भी वापस आ गए और जिसके नतीजे में अब नवाज शरीफ मुल्क वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं। लेकिन मामला चलेगा कैसे? इस वक्त हमारे ज़राए के मुताबिक जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से डील ऑफर की जा रही है वो जनाब ये है कि आर्मी चीफ हमारी मर्जी का लगवाने में आप अगर हमारी मदद कर दें तो आपके पाकिस्तान आने के तमाम तर मामलात को हम फैसिलिटेट करेंगे। आज नवाज शरीफ की री लॉन्चिंग के जरिए इन तमाम तर मामलात को देखने की कोशिश की गई कि अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर उन्हें री लॉन्च किया जाता है तो उसके नताइज क्या होंगे। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि पाकिस्तानी अवाम ने नवाज शरीफ की ये री लॉन्चिंग मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर तमाम तर होने वाले इंतखाबी सर्वेज अब इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि आज इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासतदान हैं और इस वक्त अगर मुल्क के अंदर इलेक्शन हो तो इमरान खान बड़ी आसानी के साथ 2/3 अक्सरियत हासिल करके एक बार फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे। यही वो खौफ है इस्टेब्लिशमेंट को, यही वो मामला है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों को कि जनाब अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ बरसे इक़्तिदार आते हैं तो फिर कई ऐसे फैसले जो कि माजी में सिविलियन क़यादत को नहीं करने दिए गए, अगर वो सिविलियन क़यादत के हाथ में आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के कई मुख्तलिफ हलकों का पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो किरदार है और दीगर मामलात में जो किरदार है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। चंद दिन पहले अस्करी क़यादत की जानिब से यह बयान सामने आया कि वो सियासत से दूर हो चुके हैं, पाकिस्तानी फ़ौज गैर सियासी हो चुकी है। तो फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि बयान तो ठीक है अस्करी क़यादत का, लेकिन इस बात के ऊपर यकीन कौन करेगा। मैं उन डिटेल में नहीं जाता, आप टीवी चैनल्स पर देख चुके कि नवाज शरीफ ने कहा जनाब के मेरे साथ नाइंसाफियां हुई, मुझे जो है मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं उस रद्द अमल की तरफ जा रहा हूं जो इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फवाद चौधरी ने बड़ा अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा जनाब फवाद चौधरी ने उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने ये जो चार्जशीट आज सामने रखी है, ये चार्जशीट असल में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और ISPR के ऊपर है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के खिलाफ ये चार्जशीट है तो फिर इसका सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को और DG ISPR को जवाब देना चाहिए। बड़े ही वजाहत में उन्होंने कहा जनाब के ना ही तो हम पनामा पेपर्स लेकर आए, ना उस वक्त हम हुकूमत में थे और ना हमने नवाज शरीफ और मरियम को ट्रायल मुकम्मल होने तक गिरफ्तार किया। ये जो तमाम तर मामला था, पनामा पेपर्स कैसे आए, उनके खिलाफ ट्रायल कैसे चला, उनकी अपनी हुकूमत थी, इदारों ने तहकीकात की, अदलिया उसके अंदर शामिल थी, इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी तहकीकात के अंदर शामिल थे और उसके बाद एक बाकायदा प्रोसीजर के जरिए नवाज शरीफ को शिकस्त होती है, जो है नवाज शरीफ को सज़ा होती है, वो इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हें शिकस्त होती है और हम फिर इक़्तिदार में आते हैं। लेकिन आज नवाज शरीफ कतन एक बार फिर इमरान खान के ऊपर तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक
جہاں کا خمیر تھا، ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ 3 سیاستدان نواز شریف اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو اپنا جو ہے وہ سیاسی حلیف اس طرح سے بنا کر یا رکھ کے۔ لیکن معاملہ جناب یہ ہے کہ جو چارج شیٹ آج انہوں نے رکھی، جو انہوں نے کہا ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں، یہ چارج شیٹ کا جواب تو ڈی جی آئی ایس پی آر اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ الزام تو انہوں نے ان کے اوپر لگایا، تو نام وہ ہمارا کس لیے اور کیوں کر لے رہے ہیں۔ دوسری جانب جناب اہم ترین معاملہ آصف زرداری کی بیماری کا، وہ غائب ہوئے کیونکہ نئے آرمی چیف کے جو نام ہے، جو نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے، اس حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ ان کے مشوروں کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، جو کہ انہوں نے ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی تھی۔ پھر خیر اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بیان سامنے آ گیا۔ اب موجودہ حالات میں ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے ہیں آصف زرداری، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اگر جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگاتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی چوائس ہیں، اور دوسری جانب نواز شریف جب اس حوالے سے اتحادیوں سے مشورہ کرتے ہیں تو آصف زرداری کی جانب سے کچھ اور جو نام ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن نواز شریف کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر اس چوائس پر جائیں گے تو پھر آپ کو ملک کے اندر جو ہے وہ آپ کی واپسی کے حوالے سے بھی فیسلٹیٹ کیا جائے گا۔ نواز شریف نے آج جو انٹرویو دیا اس حوالے سے اہم ترین اور بڑی چوری مریم نواز کی، اور وہ چوری جناب یہ کہ جو اندرونی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ باقاعدہ طور پر اس پریس کانفرنس کے اندر گنے چنے من پسند صحافیوں کو چن چن کر مدعو کیا گیا، پوری کوشش کی گئی کہ کوئی ایسے سوال کرنے والے صحافی نہ آ جائیں کہ جو کہ سخت سوال کریں جن کا نواز شریف کے پاس جواب نہ ہو، اور من پسند صحافیوں کو، جو من پسند صحافی ہیں، ان کو بھی انٹرویو ریکارڈ کرنے کی جو اجازت نہیں تھی، اور انہیں یہ ہدایت تھی کہ نواز شریف سے وہ کوئی مشکل سوال نہ پوچھیں۔ تو جناب یہ تھا معاملہ مریم نواز کی چوری کا، نواز شریف کے انٹرویو کا، اور ملک کے اندر آئندہ جو ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے آنے والی، ہم تک پہنچنے والی تفصیلات کا۔ لیکن اسی دوران عمران خان نے دبنگ بیان دیا، انہوں نے کہا پاکستان میں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ صرف قانون کی حکمرانی ہو بلکہ پاکستانی عوام کو حق ملے۔ جو طاقتور شخص ہیں وہ اپنے پروسیکیوٹر لگا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اہم ترین بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا گیا میرا خوف ختم ہوتا گیا۔ اہم ترین بات، اسی نوٹ کے اوپر آج کی ویڈیو بھی ختم کریں گے کہ جب آپ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر آپ ملک میں موجود تمام مافیا سے ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔